अच्छा, बेसिकली कल जो हम कन्वेक्शन डिस्कस कर रहे थे उसमें मोस्टली हमारा फोकस जो था वो लिक्विड पे था। ठीक है। और वैसे हमने एयर को भी साथ साथ काफी डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ चीजें और ऐसी हैं कि जिसको हम और स्पेसिफिक डिस्कस कर सकते हैं कन्वेक्शन इन एयर के साथ। और एक हम्म। एग्जांपल है हमारे पास ये सी साइड की, कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम हॉट सीजन की बात कर रहे हो या डे टाइम की बात कर रहे हो और उसको नाइट टाइम से कंपेयर कर रहे हो, तो बेसिकली होता ही है कि इसमें जो, अब क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली है कि जब एयर लेस डेंस होती है तो वो अपर डायरेक्शन में जाती है, और हाई डेंस होगी तो वो लोअर एंड की तरफ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम एयर पे अप्लाई करें तो ये चीज एयर में भी आपके पास सेम उसी तरह अप्लाई होती है। और इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। हम्म। तो सबसे पहले अगर आप डे टाइम की एग्जांपल को देखो जो हमारे पास फर्स्ट फिगर में है, और सेकंड फिगर में हमारे पास नाइट टाइम के सीजन को दिखाया है कि उस टाइम में आपके पास जो है वो एयर किस तरह से मूव कर रही होगी। अच्छा, डे टाइम में क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं, बाकी नोट्स में तो आपके पास चीजें हैं तो इतना इशू नहीं या। होगा। अब इसमें होता है ये कि बेसिकली जब हम डे टाइम की बात करते हैं तो अब इसमें हमारा एक थर्मल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो उसको भी हमने माइंड में रखना है। तो जब डे टाइम पे हीट सप्लाई हो रही होती है तो सन बेसिकली हमारे पास नेचुरल सोर्स होता है हीट सप्लाई करने का, क्योंकि वहां पे ओपन होता है सराउंडिंग, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो। तो ओपनली जो है वो हीट सप्लाई हो रही होती है सी वाटर को भी प्लस लैंड को भी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, एक सॉलिड आ गया और एक लिक्विड आ गया। एक लैंड और एक वाटर। बिल्कुल। फिर उससे हम एयर की तरफ जाएंगे। अब होता है ये कि सन की तरफ से जो रेडिएशंस मिल रही हैं, जो भी थर्मल एनर्जी मिल रही है वो इस लैंड को भी मिल रही है, और वही सेम अमाउंट इस लिक्विड को भी मिल रही है। या। और हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये पढ़ा था कि लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है, मतलब वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा लैंड के टेम्परेचर पे आने पे, क्योंकि लैंड सॉलिड है। वो अगर 40 डिग्री पे चला गया लेट सपोज, तो वाटर उस टाइम पे 40 पे नहीं होगा, वो 40 से लेस होगा, क्योंकि वाटर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। या। तो एक फैक्टर तो हमारे पास ये आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और दूसरी बात ये कि जब हम लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर ग्रेटर होगा। अभी हम पहले बात कर रहे हैं डे टाइम की। तो डे टाइम में हमारे पास सबसे पहली चीज आई कि जो टेम्परेचर होगा लैंड का वो हाई होगा एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर। रीजन भी मैं इन शॉर्ट यहाँ लिख देता हूँ। उसका रीजन ये होगा कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी लैंड की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड इज लेस देन लिक्विड। तो अब ये रीजन तो हमारे पास आ गया और ये चीज अब हमें पता चल गई है। अब हम इसको एयर के साथ रिलेट करते हैं कि एयर का जो फ्लो है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है इसकी वजह से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरी चीज हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना है वो ये कि अब एयर जो है वो आपके पास बेसिकली दो अलग मैटर के ऊपर डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, मतलब वो लैंड के ऊपर उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, और जो सी वाटर है उसके ऊपर उसका एयर का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। या। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब एयर है ना, वैसे तो यहाँ पे मार्क हुआ हुआ ऑलरेडी कि यहाँ की टेम्परेचर
जो एयर का टेम्परेचर है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू जो दूसरी साइड सी वाटर की जो एयर होगी उसके कंपैरिजन में। और अब ये कॉन्सेप्ट हम कन्वेक्शन से अगर कंसिडर करें कि जो वार्म एयर होगी, जो हॉट एयर होगी, वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि वो लेस डेंस होगी। तो कन्वेक्शन लेस करंट डेंस के, है। बिल्कुल, तो कन्वेक्शन करंट का ही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ऑटोमेटिक वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी। और जो सी साइड पे एयर होगी, वो सी साइड का टेम्परेचर एयर का, वो कंपैरिजन करें अगर हम लैंड के ऊपर एयर का, उससे लेस होगा और वो आपके पास हाई डेंस होगी। तो सिंपल हम कन्वेक्शन करंट का प्रोसीजर फॉलो करें तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो मूव करेगी अपर डायरेक्शन में, और जो सी साइड पे एयर होगी वो हाई डेंस होगी एज कम्पेयर टू वार्म एयर, वो डाउनवर्ड मूव करेगी। तो बेसिकली डे टाइम में ये होगा कि डे टाइम में आपको सी की तरफ से जो चलने वाली एयर होगी वो मिलेगी, जिसको हम कूल सी ब्रीज कह रहे हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर लेस होगा एज कम्पेयर टू लैंड से ऊपर जाने वाली हवा के। ठीक है। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिल जाएगा, और डे टाइम में आपको वहां पर सी साइड के कॉर्नर पे अगर आप खड़े होगे तो आपको लैंड का टेम्परेचर तो ज्यादा फील होगा, लेकिन जो आपको एयर मिल रही होगी सी साइड से वो आपको कूल लगेगी एज कम्पेयर टू लैंड के टेम्परेचर से। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब। सर हम्म। जो हमने कहा था मैं वो सिर्फ रिवाइज कर लूँ हम्म। कि वार्म एयर इसलिए लेस डेंस है बिकॉज उसके पार्टिकल्स फार अपार्ट हैं, एक्सपैंडेड बिल्कुल हैं। और standard है। कूल ब्रीज हाई डेंसिटी की है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल्स एक साथ करीब हैं इन कंपैरिजन टू द या। ठीक है, तो वही सेम चीज अब जी। आपने यहाँ एयर पे अप्लाई कर दी। तो जो बेसिकली हॉट एयर आपको मिल रही थी, तो बस आपको ये याद रखना है वो हॉट एयर आपको ग्राउंड से मिली, और ग्राउंड से मिलने के बाद वो अपर डायरेक्शन में जाएगी, और जो आपके पास कोल्ड एयर थी वो आपको सी वाटर से मिल रही है, और वो जा रही है डाउनवर्ड। ठीक है, इसकी वजह से जो हमें डे टाइम में देखने को मिल रहा है वो कूल सी ब्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो आपके पास कम टेम्परेचर की एयर आपकी लैंड की तरफ फ्लो करवा रही है। और इसी को कंपेयर करोगे आप जब नाइट टाइम से, तो ये प्रोसेस पूरा आपके पास रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक तो हीटिंग सोर्स नहीं है। अब हीटिंग सोर्स ना होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर अब नहीं होगा। अब क्योंकि वाटर को टाइम ज्यादा चाहिए होता है अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, तो जब आपके पास वहां पे अब सन से आपको जो है वो थर्मल एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन जो वो डे टाइम से इवनिंग टाइम तक जो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर चुका था, तो वाटर का टेम्परेचर अब हाई होगा लैंड से, क्योंकि लैंड जल्दी हीट कंज्यूम कर रहा था और वो एयर को वार्म करके ऊपर की तरफ मूव करवा रहा था, तो उसकी एनर्जी की या कंजम्पशन वहां पर हो गई। अब जो वाटर है, वाटर का क्योंकि टेम्परेचर कम था तो इस वजह से वो एयर को ऊपर मूव नहीं करवा पा रहा था, वहां की एयर इतनी लेस डेंस नहीं थी, तो वो हाई डेंस थी। अब नाइट टाइम में क्या होगा कि लैंड का जो टेम्परेचर है वो आपके पास डिक्रीज हो गया है, क्योंकि अब उसे कोई हीटिंग सोर्स मिल नहीं रहा, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेस थी, इस वजह से उसने हीट जल्दी कंडक्ट की और जल्दी रिलीज भी कर दी। तो अब अगर आप टेम्परेचर कंपेयर करोगे, तो अब जो आपको लैंड का टेम्परेचर मिलेगा वो लेस वाटर से मिलेगा। कम। बिल्कुल। तो अब वो सेम सिनेरियो जो लैंड ने फॉलो किया था डे टाइम में, अब वो सेम सिनेरियो वाटर फॉलो करेगा एयर के साथ। और यहाँ पर आप देखो कि एयर जो है वो अब सी की साइड से ऊपर जा रही है, क्योंकि सी का टेम्परेचर लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वो एयर को टेम्परेचर जो है वो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एयर के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे और वो अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जो लैंड साइड पर था
वहां से मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड आएंगे क्योंकि वो हाईली डेंस हो गए, क्योंकि अब उनमें एक्सपेंशन नहीं हो रहा, क्योंकि थर्मल एनर्जी नहीं मिल रही। तो जो नाइट टाइम में ब्रीज होगी वो लैंड की तरफ से मिलेगी सी साइड को। ठीक है। या। तो इस बार अब आपके पास हुआ ये कि हॉट एयर जो मिल रही है वो मिल रही है आपको सी साइड से, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू कन्वेक्शन करंट। वो आपको मिलेगी दूसरी लैंड की तरफ से। बेसिकली आपके पास कन्वेक्शन हो गया एयर में भी। लिक्विड में तो हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें हमने हीटर भी लगा के देखा, मतलब हीट सोर्स, और उसको हमने आइस के साथ भी डिस्कस किया था कि वहां पर भी टेम्परेचर का डिफरेंस हम फील कर सकते हैं। और अब हमने जो है वो एयर के साथ चेक कर लिया कि एयर के साथ भी कन्वेक्शन सेम उसी तरह से फॉलो हो रहा है जिस तरह से लिक्विड के साथ था। और ये हमारे पास एक डेली लाइफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो गई। जस्ट वन थिंग कि जो असली में है वो भी इसमें सर्कुलर मोशन होता है, या दिस इज जस्ट टू वो शो कि सर्कुलर, दिस। हाँ वो सर्कुलर बेसिकली उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि एयर अब वाटर की तरफ फ्लो कर रही है। या। तो वाटर की साइड पर जो एयर है वो अब लैंड की तरफ से मिल रही है उसे, कूल टेम्परेचर वाली। तो वो बिल्कुल इस तरह सर्कुलर, मतलब एक तरह का साइकिल उन्होंने शो किया है कि ये साइकिल इस तरह से आपके पास कंटिन्यू था। पहले लैंड की तरफ से चला, मतलब पहले क्लॉकवाइज एक तरह से चल रहा था क्योंकि लैंड लेफ्ट पे, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज चला है। तो वो जरूरी नहीं है बिल्कुल इस तरह सर्कुलर हो, लेकिन वो एक उन्होंने साइकिल शो कर दिया कि डायरेक्शन जो है वो अब आपके पास रिवर्स हो गई है। बस ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है। या। उसी के साथ आप कुछ और डेली लाइफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखोगे। तो ये हमने थोड़ी बहुत कल भी डिस्कस की थी कि जिस तरह से हम एयर कंडीशनर की बात करते हैं, तो एयर कंडीशनर को हमेशा हम टॉप पे फिक्स करते हैं अपने रूम में। कभी भी आपने ये देखा होगा कि एयर कंडीशनर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लगा नीचे हुआ हो। नहीं होता। हाँ वो ऊपर ही होता है। वो एक अलग बात है कि वो टेक्नोलॉजी हम ऐसी यूज कर रहे हो तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन नॉर्मली एयर कंडीशनर जो होते हैं वो ऊपर ही फिट होते हैं। मैक्सिमम जितना आपके पास ऑप्शन हो फिट करने का, आप उसे वहां फिट करते हो, क्योंकि इसका रीजन वही या। है कि एयर कंडीशनर का काम ये है कि वो एयर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स को क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एयर कंडीशनर। तो अगर हम एयर कंडीशनर की बात करें तो उसका मेन पर्पस ये है कि वो ठंडा करना मॉलिक्यूल्स, होता है। अब नॉर्मल हम अपने यूज की अगर डेली यूज की बात करें तो डेली यूज वालों के लिए तो ये है कि वो टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। Please. लेकिन अगर हम उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। और जब वो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये हुआ कि वो डेंसिटी उनकी इंक्रीज होगी। और दोबारा से हमारा वही कन्वेक्शन वाला कॉन्सेप्ट होगा कि हाई डेंस होने के बाद वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास एसी से। और उन्होंने वैसे भी सर, पिक्चर में सर हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऊपर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लेस डेंस हो जाते हैं। जो हाई डेंस वाली होती है आपके पास क्वांटिटी, वो हमेशा नीचे ही मूव करती है। कल जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना कि वाटर में जो चीज सिंक होती है वो इसलिए होती है, वो हाई डेंसिटी की होती है। तो बट इज हाई, देयर लाइक एनी लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दिस कि हाई डेंस वाले नीचे रहते हैं और लो इसका डेंसिटी रीजन, वाले ऊपर? इसका रीजन आपके पास जो वर्ड डेंसिटी हम यूज कर रहे हैं ना, वही इसका रीजन है। क्योंकि जब डेंसिटी इंक्रीज होती है ना, तो ऑब्जेक्ट आपके पास, अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें, तो जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड के साथ उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में रहता है, उसको लिफ्ट करना भी उतना मुश्किल होता है। या। तो जो भी हाई डेंसिटी का मतलब होगा, हाई डेंसिटी का मतलब ये कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास उस स्पेसिफिक वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक डाउनवर्ड मूव करते हैं।
और जब आपके पास लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब एक लिमिटेड, अगर आप एरिया की बात करो तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास लेस है, मतलब वो एक्सपेंडेड है, तो वो ऑटोमेटिक फिर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्योंकि एक हमारे पास ये नेचुरल है, जो हमने कल हीलियम बलून की भी एग्जांपल डिस्कस की, तो अब उसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, आपने बस उसमें हीलियम फिल किया और उसे रिलीज कर दिया, वो ऑटोमेटिक ऊपर डायरेक्शन में चला गया। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर हम्म में मॉलिक्यूल्स की भी डिविजन्स इस तरह से, गैसेस तो बहुत सारी हैं और वो सबकी लेयर्स हैं। जिस तरह वाटर के अंदर ऑयल डालो और दो तीन तरह के ना लिक्विड फिल कर दो, तो आपको पता है कि वो सब आपस में मिक्सचर नहीं बनाएंगे, वो सब अलग अलग लेवल पर आपको उस कंटेनर में दिखेंगे, क्योंकि उनका मिक्सचर बनता नहीं है। तो इस वजह से होता ही है कि वो अपने अपने लेवल पर रहते हैं, तो जो ज्यादा डेंस होगा वो नीचे आ जाएगा, जो लेस डेंस होगा वो ऊपर रहेगा। इस तरह से आपके पास उसकी लेयर बनना शुरू हो जाएगी। ओके या तो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो खुद स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि वो फ्री है इसी वजह से कि वो अपना स्पेस खुद बना लेते हैं अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जी के अकॉर्डिंग। और इसी तरह से आप हीटर की एग्जांपल लो, तो हीटर में आपके पास एसी के ऑपोजिट काम हो रहा है। हीटर अब आप देखो नीचे लगा होता है, नॉर्मली उसे हम नीचे रख के यूज कर रहे होते हैं। अब वो सेंट्रलाइज जो होता है सिस्टम, वो तो एक अलग रीजन की वजह से बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ हम नीचे जगह जगह हीटर नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास और वॉकिंग के लिए और जिस तरह मॉल्स में होता है, तो उन सब के लिए हम्म स्पेस चाहिए होता है, तो वहाँ पे फिर वो सेंट्रल यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल रूम की बात की जाए तो उसमें हमेशा हीटर नीचे ही रखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि हीटर का काम ये है कि वो एयर को एक्सपेंड करवा करेक्ट। रहे हैं। तो उसमें मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर रहे हैं, दूर डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं, और एक्सपेंड करने की वजह से उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, वो लेस डेंस हो जाएंगे, और लेस डेंस होने के बाद फाइनली वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट मेक्स सेंस। ठीक है। और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर भी आ गया। रेफ्रिजरेटर में भी जो हीटिंग कंपार्टमेंट होता है, सॉरी, जो कूलिंग कंपार्टमेंट होता है, फ्रीजर, वो ऊपर ही होता है। डीप फ्रीजर एक अलग चीज़ है अब, क्योंकि अब उसका मास एक तो इतना हैवी होता है कि उसको आप कहीं ऊपर फिट कर नहीं सकते, तो उसे नीचे ही रखना पड़ता है। लेकिन जो आपके पास नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, तो उसमें जो कूलिंग कंपार्टमेंट्स होते हैं वो टॉप पे ही लगाए जाते हैं। उससे होता ये है कि जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है वहां पर भी कूलिंग आपके पास सप्लाई हो जाती है इजीली, और हॉट एयर उसमें ऑटोमेटिक ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट होती है और वो उसे कूल करके फिर ट्रांसफर करता रहता है। क्योंकि जैसे हम कोई नया या उसमें रखते हैं प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा ही होता है, तो वो उसकी हॉट एयर्स को जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और वो उसे कूल डाउन करके फिर नीचे ट्रांसफर कर देता है। और फिर काफ़ी टाइम तक अगर आप रेफ्रिजरेटर यूज़ ना कर रहे हो, तो फिर आपको पता है वो फ्रीज होना शुरू हो जाती है चीज़ें, क्योंकि अब टेम्परेचर तो सबका एक जैसा हो गया, और कंटिन्यूसली अब कूलिंग आप उसे करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली फिर वो फ्रीजिंग की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पे कर दी। तो सो ये बेसिकली टू सम दिस होल थिंग अप, हम्म, इट्स के एसीज जो हैं वो यूजुअली अप होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब वो नीचे हवा, when they put the colder molecules हम्म, downwards, बिल्कुल। they rise up हम्म, ड्यू टू द, सर पर उनको वार्म्थ किधर से मिलती है, फ्लोर से? ये जो रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, एयर कंडीशनर। हाँ, एयर कंडीशनर भी होता है, क्योंकि अब आपने रूम नॉर्मली क्या करते हैं कि एसी ऑन करके थोड़ी देर हम रूम बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी बॉडीज हैं, वो आपने अगर टीवी ऑन किया हुआ है, आपके मोबाइल फोन्स हैं, तो ये सब चीज़ें हीटअप होती हैं, इनका टेम्परेचर हाई होता है। तो इन सब में से जो मॉलिक्यूल्स हीटअप वाले होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं, और एयर कंडीशनर उसे कूल डाउन कर रहा होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में तो कंटिन्यूसली पंपिंग का एक तरह से प्रोसेस चल रहा है, हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी बिल्कुल लाइव एक प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती है। तो उसकी वजह से भी जो है वो कंटिन्यूसली फिर
आपको पता है कि जब काफी टाइम एसी ऑन हो जाए फिर हम उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके रूम में कोई आ हम्म। नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब है अब कोई हॉट बॉडी एंटर नहीं हो रही। हाँ, आपके रूम में कोई बार बार आता जा रहा हो जैसे ऑफिस में होता है, तो वहां पर आपको इतना फील नहीं होता। लेकिन अगर आप खुद ऑफिस में 6 घंटे 4 घंटे एक जगह पे बैठे हुए हो और आपके रूम का एसी चल रहा है, तो फिर आपको फील होता है कि उसका टेम्परेचर अब आपको काफी कम लग रहा है, फिर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। लेकिन जो बाहर से आएगा उसको इतना फील नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी से अभी जो हीट निकल रही है तो वो एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होगी, वो ऊपर जाएगी, फिर एयर कंडीशनर से कूल डाउन होके वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिनेरियो जो है वो फॉलो होता है कन्वेक्शन में। तो बेसिकली होल थिंग इसमें यही थी कि हमने डेंसिटी और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन सारी चीज़ों को जो है वो रिलेट किया है कन्वेक्शन में, और एयर में और लिक्विड में यही हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और अगर आप इसके कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो अब Yeah, I feel like आपको I need questions to like clarify my कंडक्शन whole और thing. कन्वेक्शन का क्योंकि अब आइडिया हो गया, रेडिएशन तो एक अलग ही है, वो भी हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने ये एक्सपेंशन भी डिस्कस कर लिया था, एनर्जी वाली बात हो गई थी। अच्छा, अब ये पास है क्वेश्चन। The copper cylindrical copper kettle that contains cold water, cable heater, copper, cold water. The kettle is used to heat water and there is an electric heater at the base. तो इस बार हम हीटिंग सोर्स इलेक्ट्रिकल यूज कर रहे हैं, और वो हीटिंग सोर्स आपको पिक्चर में उन्होंने डायग्राम में दिखाया कि वो बॉटम पे बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। और अब वो आपसे पूछ रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ हीटिंग द वाटर फ्रॉम बिलो। तो अब आप इसे पहले स्टेट करेंगे. बिल्कुल। The warm air molecules are able to rise above. हम्म और आप इसे ये भी This लिख सकते हो कि कन्वेक्शन करंट भी आपके पास फॉलो हो जाएगा, फिर आप उसे एक्सप्लेन कर दो। Yeah, so this ensures that तो all आपने the molecules throughout the liquids is being heated, and with that the convection current takes place. हम्म, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन करके भी कन्वेक्शन करंट का रेफरेंस दे सकते हो। वरना अगर आपने स्टार्ट में अगर कन्वेक्शन करंट लिख दिया तो इसका मतलब है आपने स्टेटमेंट बता दी कि कन्वेक्शन करंट है, और उसको फिर आप एक्सप्लेन कर दोगे कि जो हीटर की वजह से आपको मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसमें आपको याद होगा कल हमने ना कन्वेक्शन करंट में वो पॉइंट्स लिखे थे, तो उन्हीं पॉइंट्स से आप रेफरेंस ले लो। अब लिक्विड एट द बॉटम गेन्स हीट, ठीक है, और इसी को आप एक्सप्लेन कर दो बेस बना के। वैसे तो 2 मार्क का है तो ज़्यादा डिटेल हमें नहीं चाहिए, बस उन्होंने ये पूछा है कि बिलो मतलब हीटिंग करने का क्या है, उन्होंने ये नहीं पूछा पूरा आप एक्सप्लेन करो। तो ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें सिंपल लिख दोगे हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बॉटम एंड दे एक्सपेंड And rise. राइज इन अपर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास इसका एडवांटेज आ गया कि हमने इसको जो है वो कन्वेक्शन करंट फॉलो करना है,
और कन्वेक्शन करंट फॉलो इस तरह से हो रहा है कि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बॉटम से, और मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर रहे हैं और वो राइज कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। और चाहो तो आप वो भी तो मेंशन कर दो कि जो लो उसके वॉल्यूम होंगे, सॉरी लो डेंसिटी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। या वैसे भी वो नेक्स्ट पार्ट में खुद भी चीजें पूछेंगे, तो आप सारी एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं दो, क्योंकि वो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाता है कि उसने अलग अलग क्वेश्चंस में सारी चीजें खुद ही पूछ ली वैसे। अब उन्होंने लिखा है कि एज द वाटर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, ठीक है, वो चीज हमने वैसे भी मेंशन कर दी। तो आपको अपने क्वेश्चंस में भी काफी हिंट मिल जाती हैं। अब आपसे कह रहे हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई वाटर एक्सपेंड व्हेन इट इज हीटेड। अब वो एक्सपेंड क्यों करेगा ये आपने बताना है। water expands in terms of molecules. The molecules gain thermal energy. हम्म। अच्छा। सर मैं ये एक हम्म। लॉन्ग टर्म कंफ्यूजन है कि हम्म। they gain thermal energy, हम्म। इसको कैसे पुट करूंगा मैं कि ये काइनेटिक एनर्जी बन जाती है जिस वजह से वो मूव होकर कोलाइड करते हैं और फिर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। अब आप इसको सिंपली कह सकते हो कि जिस तरह उन्होंने थर्मल एनर्जी गेन की, ठीक है, और वो या थर्मल एनर्जी अब यूटिलाइज होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी में। और आपको याद होगा हमने पहले थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट हम वो थर्मल एनर्जी यूज कर रहे होते हैं। तो वो आपकी जो थर्मल एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर मूव करते हैं, और उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो भी वीक हो जाती हैं। तो आप इसमें सिंपल लिखोगे कि हीट और thermal energy absorbed by the molecules absorbed by the molecules utilized in work done against the intermolecular forces of liquid and they starts to move from each other। so what I said was right, yeah. आप उसको काइनेटिक एनर्जी में भी लिख सकते हो और सिंपल वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, वो अब आपकी चॉइस है, क्योंकि अब ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऐसा टॉपिक है, मतलब इसमें हर चीज अब लिंक हो गई है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब ये उस चैप्टर से है या कन्वेक्शन वाले चैप्टर से, क्योंकि सब में मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में ही हमने डिस्कस करते आए हैं। बस उसमें हम नई नई टर्म्स और नए नए जो प्रोसेस हैं वो एडअप करते आए हैं सारे थर्मल के। ठीक है। So और- basically जी। तो मैंने जो कहा था कि हम्म। the molecules gain thermal energy हम्म। from the heater, हम्म। and this thermal energy is then transferred into kinetic energy, and the molecules start हम्म। moving. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स और स्टार्ट्स टू कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। आप किसी भी तरह मतलब इसको Yeah, सिंपल समराइज कर सकते हो अपनी मर्जी से। yeah, yeah, that's coming. So they start moving, and due to this, collisions are caused, and this results in expansion of बिल्कुल। the particles. क्योंकि आप इसकी मार्किंग स्कीम भी देखोगे ना, आपको स्लैश करके ना काफी उन्होंने लेंदी मार्किंग स्कीम बनाई होती है। तो वो बस सबका फ्रेजिंग का अपना अपना मेथड होता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट बस आपने वही देना है कि जो हम अपने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते आए हैं। और So, लास्ट पार्ट में जी। नहीं मैं आपसे बात पूछ रही थोड़ी ऑफ टॉपिक बात है। और उसके बाद ये क्या वो कह रहे हैं कि कॉपर भी एक मटेरियल है, वो उसमें भी एक्सपेंशन होगी।
तो वो कह रहे हैं स्टेट व्हाट हैपेंस टू लेवल एक्स। अब पहले लेवल एक्स देख लेते हैं कि उन्होंने कहाँ मेंशन किया है। इस वाले लेवल की बात करें, बेसिकली वो लिक्विड का लेवल है कंटेनर में, जो हमने कोल्ड वाटर रखा था उस वक्त था। सो व्हाट हैपेंस टू लेवल एक्स ऑफ द वाटर इन द कैटल। तो उस लेवल के साथ क्या होगा फिर आपने एक्सप्लेन करना है, इन द एक्सपेंशन ऑफ द कॉपर एंड द वाटर। Sir, copper also expands when heated. हम्म। State what happens to level X of the water. Sir, copper expand करेगी तो doesn't that mean कि वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम नहीं मतलब वो विड्थ में ज्यादा हो रही है, किस तरह एक्सपैंड कर रही है? अब वो सॉलिड का तो एक्सपेंशन होगा, लेकिन वो उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि वो सॉलिड है। तो वाटर Yeah. ज्यादा एक्सपेंड करेगा, क्योंकि उन्होंने एक मार्क के लिए पूछा और दोनों के लिए उन्होंने कंबाइन ही पूछा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि Yeah. वाटर की एक्सपेंशन की वजह से लेवल राइज हो जाएगा। तो लेवल तो आपके पास राइज करेगा। Yeah. So it's gonna be that due to expansion, the water levels are going to rise. हम्म। और कॉपर विल नॉट एक्सपेंड। अब वो वाटर जितना तो एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन वाटर की एक्सपेंशन की वजह से लेवल The एक्स जो water है वो levels. राइज करेगा। Yeah. Yeah. ठीक है, क्योंकि ये So चीज in gen in डिफरेंस रखना in होता है कि gen सॉलिड उतना नहीं एक्सपेंड करता लिक्विड की तरह। बहुत सारे ये करेंगे, वो लिख देंगे कि सॉलिड भी एक्सपेंड होगा लिक्विड भी एक्सपेंड होगा। सॉलिड में hmm. वाइब्रेशंस बस इंक्रीज हो जाती है। अब आप पूछो क्या पूछ रहे थे। So it's a bit off topic, but like in general, how hard would you say it is to be scoring in physics, IGCSE? फिजिक्स में अब ये है कि सबसे पहले तो आपका पेपर होता है एक तो थ्योरी का। ठीक है। Yeah. और आप थ्योरी अपना जितना अच्छा कर लोगे ना, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके एमसीक्यूज में। एटीपी में तो बहुत इजी स्कोर हो जाता है, और थ्योरी पेपर में आपके पास जो है वो जितने मार्क्स आप गेन करोगे, तो 50% वेटेज आपको थ्योरी से मिलेगा। क्योंकि थ्योरी जाहिर सी बात है एक लेंदी सेक्शन है, और उसमें Hmm. आपके पास भी लेवरेज होती है कि आप अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि एमसीक्यूज में सब एक जैसा आंसर नहीं बताएंगे, सबकी एक जैसी थिंकिंग नहीं होगी। मतलब कोई टू द पॉइंट बता देगा, कोई थोड़ा Yeah. एक्सप्लेनेशन फॉर्म में बताता है, सबका अपना अपना एक माइंड होता है। तो थ्योरी का Hmm. आपके पास 50% वेटेज होता है। और इसलिए हम ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, क्योंकि थ्योरी अगर आप एक्सप्लेन करना आता है आपको क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली Sixty आप million. एमसीक्यूज में भी आइडेंटिफाई कर लोगे। और Hmm. थ्योरी और एमसीक्यूज में आप देखोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-25 डेज का गैप मिलता है थ्योरी और एमसीक्यूज के पेपर में। तो जब Hmm. आप थ्योरी के लिए इतनी प्रैक्टिस करते हो, तो बस एमसीक्यूज में फिर आपने क्या करना होता है, अपने सामने बस अपने रिवीजन नोट्स रखो, और एमसीक्यूज आप सॉल्व करते रहो। बस की टर्म्स उसमें नोट करके आप अप्लाई करते रहो और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने लास्ट सेशन में भी जो है ना वो थ्योरी की प्रैक्टिस तो हमने की थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो पेपर कैंसिल हो गया था। और एटीपी ऐसा पेपर है उसमें थ्योरी का कोई लिंक नहीं होता, मतलब कोई 1-2% कोई लाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो जाता है। अदरवाइज एटीपी ऐसा पेपर है वो आपकी जर्नल कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है। मतलब आप रूलर यूज कर रहे हो, तो रूलर अब नॉर्मली हर किसी को यूज करना आता है, और इसी तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो पेपर भी इजी है, इसलिए उसका वेटेज भी जो है वो 20% होता है। ATP is alternative to ऑल्टरनेटिव टेस्ट। practical. Yeah. जबकि उसके मार्क्स और एमसीक्यूज के मार्क्स सेम होते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो थोड़ा सा इजी होता है एक तरह से उसमें मार्क्स स्कोर करना। तो उसका वेटेज 20% है। फिर आपके पास जब एमसीक्यूज आता है इतने बड़े गैप के बाद, तो फिर हमने उसमें पूरे डेली बस हमने ये किया था कि डिवाइड कर लिए थे डेज के। 3 डेज हम जर्नल फिजिक्स करेंगे, 3 डेज थर्मल करेंगे, और जो सेक्शन लेंदी था उसके डेज डिवाइड करके। और बस हम स्टार्ट में ही करते थे, बेसिक बेसिक की पॉइंट्स लिखे, 10-15 मिनट वो डिस्कस किया, और उसके बाद जितना मैक्सिमम था 2-2.5 घंटे हम
सिर्फ उसी जैसे जर्नल फिजिक्स में 2 चैप्टर्स हमने लिए, मोशन और फोर्सेस, एक दिन, तो उन्हीं के सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। तो उससे होता है कि आप एक ही टॉपिक आपके माइंड में होता है और वो कंटिन्यूअसली ना रिवीजन होता रहता है, तो इसमें मुश्किल नहीं होता, इसलिए टॉपिकल्स मैंने बना दिए। टॉपिकल्स में होता है आपको पता है कि मैंने आज ये पढ़ा हुआ था तो मुझे ये अच्छा आता है, तो मैं इसके टॉपिक्स कर लूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब पास पेपर्स जब करते हैं ना, कुछ क्या करते हैं, वो टॉपिक करने के बाद पास पेपर करने लग जाते हैं। अब उसमें आपने देखा है कि 2 पार्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन तीसरा पार्ट ऐसा है वो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि शायद आपको ही नहीं आ रहा, तो फिर उसमें कंफ्यूजन होता है। तो स्कोर करना इसमें मुश्किल नहीं है।